A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting with another session for Unit 1 of BPCC 105. तो आज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 के लिए. यूनिट 1 का नाम है डेफिनेशन एंड गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. पार्ट 1 को आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. आई वुड सजेस्ट कि पहले आप पार्ट 1 को कंप्लीट कर लें फॉर बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. Also, you can join my Telegram channel for free, where you would be provided with the PDFs. जो आपको स्लाइड्स दिख रही हैं, इसकी PDFs वहाँ पे मिल जाएंगी, अपडेट्स मिल जाएंगे, and also you can comment me, mail me your doubts and all those stuff. Right. So let's start with today's content. तो आज हम पहले फोकस करेंगे स्टेप्स के ऊपर कि रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स क्या रहेंगे. एंड सेकेंड हम देखेंगे कि सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या रहेंगी एक पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर सैंपल सिलेक्शन के अंदर. राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद स्टेप्स. तो पहला स्टेप जो होता है किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करते समय या रिसर्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो वो होता है रिसर्च आइडियाज नीड्स टू बी डेवलप्ड. पहले आपको रिसर्च का एक आइडिया, एक जो है स्ट्रक्चर, प्लानिंग बेसिकली आपको स्टार्ट करनी जरूरी है. सो इसके अंदर आप क्या करेंगे, यू विल डेवलप अ रिसर्च आइडिया जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं. देन यू विल बी आइडेंटिफाइंग द इशू और प्रॉब्लम फॉर रिसर्च. रिसर्च के लिए आपको एक मुद्दा उठाना पड़ता है, एक इशू या एक प्रॉब्लमैटिक कंसर्न जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो आपको पकड़ना पड़ता है. ठीक है. जो आप ऑब्जर्वेशन से ढूंढते हैं कि कौन से इशू के ऊपर आपको रिसर्च करनी है, ये आप यू नीड टू ऑब्जर्व द थिंग्स. राइट. अब क्या करेंगे, रिव्यू अर्लियर स्टडीज ऑन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट फॉर बेस्ट रिसर्च, रेफर आर्टिकल्स, बुक्स एटसेट्रा. सेम इशू के ऊपर अगर मिलता जुलता कंटेंट पहले से तैयार है, आप पहले उसको रिव्यू करोगे, उसको समझोगे. समझ में आई कि आप पहले देखोगे कि सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में पहले जो रिसर्च हो चुकी है उसमें क्या डेवलपमेंट हुई थी, उसमें क्या कमी रह गई थी, वहां से आप कंटेंट पकड़ोगे कि यहाँ पे ये वाला एस्पेक्ट को उतना रिसर्च आउट नहीं करा, तो हम इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं या फिर हम इसको एक नए एंगल से भी देख सकते हैं. तो ये सब कुछ जो हम रिव्यू करते हैं ना, जब हम पुराने अर्लियर स्टडीज के जो पब्लिशमेंट होती है उनको रिव्यू करते हैं, तब जाके हमें जो है एक आइडिया, एक कॉन्क्रीट आइडिया में मिल पाता है. राइट. फिर आप क्या लिखोगे, बेसिकली यू विल बी डूइंग अ रिव्यू लिटरेचर. आप जो आपको ये देखना है कि आप जिस भी मुद्दे पे रिसर्च कर रहे हो वो एक न्यू डायमेंशन होनी चाहिए. वो कोई भी घिसा पिटा आइडिया नहीं होना चाहिए जो पहले से 20,000 लोग कर चुके हो. राइट. आपको एक अपने फील्ड के अंदर नए स्टेप्स उठाने हैं, तो आपको अपना एक नया डायमेंशन पकड़ना है. इसलिए आप लिटरेचर से रिलेटेड भी जितने एस्पेक्ट्स हैं उनको भी रिव्यू करोगे, जिससे कि आपके रिसर्च का डुप्लीकेशन ना हो या किसी और की रिसर्च का आप डुप्लीकेट मटेरियल ना तैयार कर दो. राइट. यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज, यू नीड टू बी वेरी you need to evaluate, analyze things before starting the research. Right. फिर हम देखते हैं कि अब आप क्या करोगे, आप प्रॉब्लम को स्टेट करोगे, बताओगे और एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे. हाइपोथेसिस जो होती है वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है. टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है. सो ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, मतलब एक आप तुक्का लगाते हो, आप एक अजम्पशन निकालते हो, आप अज्यूम करते हो एक स्टेटमेंट को या एक कंडीशन को रिगार्डिंग जो आपकी प्रॉब्लम है. ठीक है. आपकी जो प्रॉब्लम है ना, जो आपने जो इशू देखा, जो आपने ऑब्जर्व करा, जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो, उस इशू या प्रॉब्लम के लिए आप एक स्टेटमेंट को एक एजम्पशन करोगे जिसको आप प्रूफ करोगे. अगर वो प्रूफ हो जाती है तो आपकी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है, नहीं तो आपको और ज्यादा भी डेवलपमेंट करने की जरूरत है. तो सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, आप पहले प्रॉब्लम को स्टेट करोगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या निकाली है, आपका जो आइडिया आपने ढूंढा था रिसर्च का, उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, और उसके ऊपर जो आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे, मतलब एक एजम्पशन तैयार करोगे जिसको आप प्रूफ करने की कोशिश करोगे.
जो हाइपोथेसिस होती है उसकी डेफिनेशन है दैट इट इज द टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट आर टेस्टेड विद रिसर्च मेथड, जिसको आप टेस्ट करोगे, एनालाइज करोगे यूजिंग रिसर्च मेथड्स। ठीक है, आप क्या करोगे सेकेंड स्टेप के अंदर, you would be deriving specific objectives based on the problem। आप प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स को ढूंढोगे, राइट जैसे आप देखते हो ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जिनसे आप बेसिकली आप गो थ्रू करोगे पूरी स्टडी के दौरान, आप जो है कुछ ना कुछ बेसिकली जो भी आप लर्निंग निकालोगे इसमें से। ठीक है, आपके जो मेन बुलेट्स हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब कुछ निकाल के फॉर्मुलेट करोगे। ठीक है, फिर हमारा थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है कि आप एक अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन जो है सिलेक्ट करोगे। आपने एक आइडिया सोचा, उसके ऊपर आपने एक प्रॉब्लम निकाला कि हाँ इस आइडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है, हम इसको रिसर्च करेंगे, तो आप उसके लिए हाइपोथेसिस भी निकालोगे। और फिर अब आप क्या करोगे, आप एक रिसर्च डिजाइन निकालोगे। आपको एक रिसर्च का डिजाइन, एक जो आपको आपके रिसर्च को एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर देगा, जो एक जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वो इधर आ जाता है कि डिजाइन तैयार करोगे, उसके ऊपर ही आप उसको उसी सिस्टम में आप पूरी रिसर्च को कंडक्ट करोगे। तो क्या होगा कि एज पर द रिसर्च यू वुड बी सेलेक्टिंग अ रिसर्च डिजाइन। आपकी रिसर्च किस मुद्दे पे है उसके ऊपर बेस्ड होगी आपकी रिसर्च डिजाइन। इट गिव्स स्ट्रक्चर टू द रिसर्च। आपके रिसर्च को एक स्ट्रक्चर जो होगा, जो फाउंडेशन देगा, वो आपका रिसर्च डिजाइन देगा। फिर क्या होगा, इट एनेबल्स रिसर्चर्स टू रिसर्च क्वेश्चंस विद वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी एंड इकोनॉमिकली। सी, आप जब भी कोई भी रिसर्च करोगे, साइकोलॉजिकल रिसर्च करोगे, आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो आपको कुछ चीजें ना बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होगी। वो होगी वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी, कि आप इकोनॉमिकली मतलब आपके बजट में वो रिसर्च का सारा खर्चा होगा कि नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकल रिसर्च जो होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है नेचर में, उनके ऊपर बहुत आपको इन्वेस्टमेंट भी करना जरूरी है, आपके आपको फाइनेंशियली उतना स्टेबल होना जरूरी होता है। तो आप सारी चीजों को, सारे डायमेंशन से दायरे को मेंटेन करके या फिर समझ के ही आगे प्रोसीड कर सकते हो, इसीलिए आपको रिसर्च डिजाइन की जरूरत होती है। दैट्स द रीजन यू नीड द रिसर्च डिजाइन, राइट। फिर हम देखेंगे कि आप जो है आप जो है वेरिएंस को भी समझोगे। अभी वेरिएंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैंने दे दी है, बट इट इज नॉट मच रिक्वायर्ड, क्योंकि आपके जो क्या कहते हैं इग्नू हैंडबुक के हिसाब से सिर्फ आपको वेरिएंस एक टर्म बताई है। वेरिएंस होता क्या है ये मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, बट आई वुड जस्ट रीड द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन जो बोल्ड में आपको दिख रही है, ये सारे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाले हुए हैं। अगर आपको मतलब अपना चाहिए कंटेंट और तो आप निकाल सकते हो, पर अभी आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि इग्नू का जो हैंडबुक है वो एक करिकुलम के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, आई कैन नॉट चेंज इट फॉर यू, राइट, क्योंकि अगर मैंने ये मीनिंग अभी डाल दिया, क्या पता इग्नू इसको अपने हिसाब से किसी और अभी और भी रिसर्च के जो है टेक्स्ट बुक्स आएंगी आपकी हैंडबुक, तो उसमें डाल सकती है। तो मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड, आई वुड नॉट ट्राई टू मेक इट। मैंने सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन डाल दिया कि अगर आपको कंटेंट की कमी लगे तो आप ये पॉइंट्स वगैरह अपने आंसर्स में डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे डाल दिया, ये भी आपके लिए, आपको डालना तो डालना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप रिसर्च डिजाइन के ऊपर बात करते हैं तो आपको वेरिएंस को ध्यान में रखना होगा। वेरिएंस क्या होता है, जैसे इग्नू के बुक के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, मैं बिल्कुल वैसे डाल दूंगी, अभी सिर्फ टर्म बताइए। आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रू वेरिएंस। जो भी वेरिएंस है आपको उसकी ट्रू वेरिएंस को इंक्रीज फॉर्म में रखना है, एंड मिनिमाइज एरर वेरिएंस। जो एरर होता है, एरर मतलब गलती, जो एरर वेरिएंस है उसको आपको कम से कम रखना है और ट्रू वेरिएंस को मैक्सिमम रखना है अपने रिसर्च डिजाइन के अंदर। फिर हम देखेंगे रिसर्च कैन बी क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव इन नेचर और मिक्स्ड इन अप्रोच। या तो वो क्वालिटेटिव हो सकती है, मतलब वो क्वालिटी के ऊपर काम करेगी, फिर आप देखते हो कि वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, फिर दोनों वाली अप्रोच को मिक्स करके भी चल सकती है। तो रिसर्च डिजाइन के अंदर आप ये चीजें ध्यान में
रख सकते हो। जो बोल्ड पॉइंट्स है वो आप यूज कर सकते हो कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए। बुक में अभी ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। फिर आपका फोर्थ स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में क्या होता है कि आपने रिसर्च सोची है, रिसर्च का डिजाइन तैयार करा है, आपने एक प्रॉब्लम सोची है कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करोगे, पर ये जो रिसर्च है ये अप्लाई किस पे करोगे, अप्लाई करके समझोगे कैसे, उसको स्टडी कैसे करोगे, किस पे करोगे, ऑन whom यू वुड बी स्टडिंग इट। वो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ता है एक सैंपल। सैंपल क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन का। मान लीजिए आपको बात करनी है 10th ग्रेड स्टूडेंट्स के एंजाइटी लेवल के ऊपर, ठीक है, उनके अंदर जो एंजाइटी या फिर स्ट्रेस लेवल है उसके ऊपर आप काम करना चाहते हो। तो पूरी 10th क्लास के जो स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड, आप उनको कंप्लीट का मानोगे पॉपुलेशन। जो आपके ऊपर, जिसके ऊपर आपको बात करनी है, जिसके ऊपर आपको रिसर्च बेसिकली करनी है, 10th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे इसमें आ जाएंगे। पर ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, करोड़ों अरबों में जाएगा। आप इन सब पे नहीं रिसर्च कर सकते, ना आपके पास टाइम है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप खत्म हो जाओगे, पर ये रिसर्च नहीं खत्म होगी, ठीक है। अगर आपने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को पकड़ लिया, ठीक है, आपके पास इतना पैसा नहीं होगा, आप कंगाल भी हो जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा जिंदगी में, पर ये रिसर्च नहीं होने वाली कंप्लीट। तो आप क्या करोगे, आप इस पॉपुलेशन, आपका टारगेट पॉपुलेशन तो देखो यही है, आपको यही वाला स्लॉट चाहिए, ठीक है, आपको यही पॉपुलेशन चाहिए। बस आप क्या करोगे, आप थोड़े से अमाउंट में ले लोगे जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि इसी पॉपुलेशन में से, इसी 10th स्टैंडर्ड के बच्चों में से थोड़े से बच्चे ले लोगे, और जो रिजल्ट इनके ऊपर करने के बाद आएगा वो आप सबके लिए कॉमन रख दोगे कि पूरी 10th के ऊपर यही रिजल्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस पॉपुलेशन को, इसी को हम कहते हैं सैंपल, एक छोटा सा टुकड़ा पूरी पॉपुलेशन का, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि आपको इनके ऊपर अप्लाई करना है, आपको सैंपल के ऊपर अपने टेस्ट वगैरह सब कुछ अप्लाई करने हैं, तो ये जो सैंपल है ना, ये आपको, इसकी आपको डेटा चाहिए, इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसीलिए आपको डेटा कलेक्शन वाले स्टेप के अंदर अपने सैंपल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले आपको अपनी पॉपुलेशन को समझना पड़ेगा कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, और फिर आप उस सैंपल को सिलेक्ट करोगे एज पर द सैंपल, और आपके पर्पस के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से आप डेटा कलेक्शन का मेथड, जो टूल होगा जो इनके ऊपर अप्लाई होगा, वही वाला सिलेक्ट करोगे और फिर इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन ये होता है। अब आप समझोगे कि आपने देखा पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल निकालना है भाई, करोड़ों अरबों बच्चों में से कुछ। और आपको बता दूं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में सैंपल होता है ना, वो ये नहीं है 10 बच्चे या 15 बच्चे, वो भी ज्यादा ही होते हैं, 30,000 15,000, वो भी अच्छे खासे होते हैं, पर वो बहुत बड़ी रिसर्च के लिए होते हैं। छोटी रिसर्च में आप 5,000 4,000, मतलब ऐसे थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में ऐसे नंबर जाता है, तो मतलब वो भी अच्छा खासा सैंपल साइज होता है, ठीक है। सबसे छोटा भी अगर आप 10 लोग भी समझोगे ना, के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक एवरेज बच्चे के लिए, इनके ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं सारे डेटा को। पर अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाओगे, आगे जाकर आप मास्टरी कर लोगे इस फील्ड में, तो आप पूरी की पूरी प्रोफेशनल स्टडीज वगैरह करने लग जाओगे। तो अब आपको देखना है कि आपने सैंपल को सिलेक्ट करना है भाई, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन में से आपको छांटना है। तो ये जो सैंपल सिलेक्शन है, इसको कैसे करें, अब क्या करें कि हम सैंपल को एक्यूरेटली बाहर निकाल पाए। तो इसके लिए आपकी जो है सैम्पलिंग टेक्निक्स बनाई गई है, और कुछ आपकी जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं जो सैंपल सिलेक्शन में काम आती है, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये है टेबल की फॉर्म में, जो आपकी हैंडबुक में था, मैंने एज इट इज फोटो खींच के यहाँ पे चिपका दिया है, ठीक है। क्योंकि इसको दोबारा से लिखूं वो डबल टाइम वेस्ट होगा, तो उसका कोई जरूरी नहीं है, तो मैंने एज इट इज उठा के यहाँ पे दिखा दिया। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लस में यही जो है टेक्निक्स आपको यूनिट 7 में इसी बुक के अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से ब्रीफ मिल रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान से आपको समझना है एक टेक्निक को, कि आगे जाके रिपीट होने वाला है, तब डिटेल्ड फॉर्म में आएगा।
ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। एक टेक्निक जो है वो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि एवरी इंडिविजुअल हु इज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। ठीक है, पूरी, अगर हम 10th स्टैंडर्ड वाला ही अगर हम अपना एग्जांपल लेके चले, तो आप देख लीजिए पूरे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, पूरी पॉपुलेशन है, और सबके पास इक्वल चांस है कि उसमें से सबको इक्वल चांस रहता है कि कोई ना कोई को सिलेक्ट होना ही होना है, किसी सबके पास एक चांस है, हमें पकड़ना है उसमें से। तो हम क्या करेंगे, सैंपल इज एज्यूम्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब कि क्योंकि सारे बच्चों के पास एक एक चांस है, उसमें से कोई भी एक स्लॉट वो पकड़ लेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ द पॉपुलेशन फॉर अ रिसर्च इज स्टूडेंट इन क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, अगर आप एक स्कूल के 9th क्लास के बच्चे को लेते हो तो हर एक बच्चे के पास, मान लीजिए 9th क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हर 40 स्टूडेंट के पास एक चांस होगा सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, और इक्वल चांस होगा सिलेक्ट होने के लिए, इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सेकंड है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो रैंडमली, रैंडमली मतलब कैसे भी मतलब पकड़ लिए जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ऐसे ही कोई भी एक गुच्छा पकड़ लेंगे। ठीक है, सो रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन यूजिंग मेथड्स, कुछ मेथड्स को हम लेंगे और रैंडम कोई भी बच्चे को हम ले लेंगे। ठीक है, लॉटरी मेथड्स जो होते हैं वैसे, मतलब चिट्स के ऊपर नाम लिख देंगे और उन वाले बच्चों को बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही इसका एग्जांपल है कि आप जो है नेम से फिर रोल नंबर लिखोगे चिट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के एक बॉल में डालोगे सबके नाम, 10 चिट्स निकालोगे और कोई भी जो रैंडम बच्चा होगा, कोई भी बच्चा होगा जिसका भी नाम आएगा आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। इसको कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ये दूसरा तरीका है। तीसरा है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमैटिक से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलने की कोशिश करोगे। तो अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द पॉपुलेशन, मतलब जो जितने भी पॉपुलेशन के अंदर लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है, इज क्रिएटेड इन अ रैंडम ऑर्डर, मतलब सबके नाम लिख दिए जाएंगे, एंड सैंपल इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द रैंडम इंटीजर। कोई भी एक इंटीजर को पकड़ लेंगे और उसको ध्यान में रख के सैम्पलिंग फ्रैक्शन को, या फिर बेसिकली यहाँ पे जो है स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स यूज हो रही है कि इंटरवल साइज निकालेंगे और एक पर्टिकुलर डिजायर्ड पूरे इंटरवल साइज के लोगों को पकड़ लेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको अभी समझने के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि अभी ये फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आगे सब कुछ आने वाला है। ठीक है, तो बस ये है कि स्टैटिस्टिक्स यूज करोगे इस वाले मेथड में, और मान लीजिए कुछ टर्म्स को अगर हम देखें तो सैम्पलिंग फ्रैक्शन, इंटरवल साइज, ये सारे इसके बेसिकली स्टैटिस्टिक्स को यूज करके एक थोड़े से सिस्टमैटिक वे में आप इसके अंदर जो है सैंपल को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हो। ये सब कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं, बस ये ब्रीफ में आपको समझना है अभी के लिए। ठीक है, फिर है फोर्थ है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो क्या होता है इसमें कि पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस ग्रुप। अब दो टर्म होती है, एक तो होते हैं होमो और एक होते हैं हेट्रो। होमोजीनियस ग्रुप वो होता है जो सिमिलैरिटी, जिनके अंदर किसी भी चीज की सिमिलैरिटी होती है, एक जैसे होते हैं, और हेट्रो होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो पॉपुलेशन जो है उसको डिवाइड करते हैं होमोजीनियस ग्रुप में, एक जैसे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। देन द सैंपल इज सिलेक्टेड रैंडमली, और किसी भी ग्रुप को पकड़ लेते हैं ऐसे रैंडम। ठीक है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल, क्योंकि सारे मेल्स के अंदर सिमिलैरिटी क्या है कि वो मेल है। ठीक है, फीमेल्स में सिमिलैरिटी क्या है, वो फीमेल है। तो दोनों ही ग्रुप में से किसी भी एक ग्रुप को रैंडमली वो पकड़ लेंगे। ठीक है, नाउ द फिफ्थ टाइप इज क्लस्टर सैंपलिंग। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स, झुंड के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, देन आर रैंडमली सेलेक्टेड, रैंडमली किसी को भी पकड़ लेते हैं, then all the individuals falling into the selected clusters are taken। क्लस्टर में आप कोई भी जानबूझ के नहीं करते, लिस्ट नहीं बनाते, सिर्फ उनको ऐसे से डिवाइड कर देते हो कि 5 इधर जाओ 6 उधर जाओ, ऐसे करके साइड में कर देते हैं और फिर किसी भी एक क्लस्टर को पकड़ लेते हैं। जैसे कि स्कूल में होता है ना, स्कूल फ्रॉम ऑल क्लासेस 5 क्लासेस आर रैंडमली सिलेक्टेड एंड देन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दीज क्लासेस फॉर्म द सैंपल ऑफ द रिसर्च को। मतलब आप मान लीजिए हर क्लास में 4 सेक्शन हो गए, 12th तक का स्टैंडर्ड है,
फर्स्ट क्लास में 4 सेक्शन, सेकंड क्लास में 4 सेक्शन, ऐसे ऐसे करके आप कोई भी 4 या 5 रैंडम क्लास उठा लोगे, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, ये 6 टाइप है। तो इसके अंदर क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट दिस इज कैरिड आउट एट मल्टीपल लेवल। बहुत बारी मल्टीपल लेवल्स पे आप डिवाइड करते हो, फिर सिलेक्ट करते हो, ये करते रहते हो। यूजिंग क्लस्टर सैम्पलिंग इन क्लासेस इन अ स्कूल आर सिलेक्टेड एंड देन सिंपल रैंडम के थ्रू आप क्या करोगे, उनमें से कोई एक क्लास को पकड़ लोगे, ठीक है। फिर आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दैट इज द 7th टाइप। देयर इज नो रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स to be included in the sample, hence the sample may not be representative of the population। क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ पे देर इज नो रैंडम सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द सैम्पल। कोई भी रैंडम सिलेक्शन आप नहीं कर सकते, इसीलिए आप क्या करते हो, hence the sample may not be, इसलिए आप वो सैंपल पकड़ते हो जो पॉपुलेशन का ही पार्ट नहीं है, ठीक है। If a study is to carried out on female victims of domestic violence, then randomization is not used, and based on the availability and consent of the person, they are included। मतलब आपको जो है फीमेल विक्टिम्स के ऊपर, मतलब आपको मतलब रिसर्च करनी है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बन चुके हैं, तो यहाँ पे आप रैंडमाइजेशन को यूज नहीं कर सकते, वो एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। तो जो लोग अपनी मर्जी से सामने आ जाते हैं, अपनी कंसेंट दे देते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं रिसर्च के लिए, आप उनको पकड़ लेते हो और अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर देते हो, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग में क्या होता है, whether an individual will be included in sample will depend on their availability, कि वो अवेलेबल है कि नहीं, कन्वीनियंसी के हिसाब से, कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए, सेटिस्फैक्शन लेवल सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही अगर वो अवेलेबल होंगे आपके लिए, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। The researcher will approach the female victims of violence based on their availability. They will be included in the sample. विक्टिम्स के पास जाओगे और अगर वो अवेलेबल होंगे, वो चाहेंगे, तो आप उनको अपने रिसर्च के अंदर डाल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज वॉलेंटरी सैम्पलिंग। वॉलेंटरी मतलब अपने खुद की विल से, अपनी मर्जी से, ठीक है। सो पार्टिसिपेंट्स विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द रिसर्च आर इंक्लूडेड इन द सैम्पल। जो पार्टिसिपेंट्स अपनी मर्जी से विलिंग है, भाई हम आना चाहते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। Female victims of violence who are willing to participate in the research are included in the sample, ठीक है। जजमेंट सैम्पलिंग अगर हम देखते हैं, तो सैंपल सिलेक्शन इज कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल हु हैव गुड आइडिया अबाउट द सैंपल। तो यहाँ पे रिसर्चर नहीं करता, पर वो इंसान सिलेक्शन करता है जिसको सैंपल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। A teacher may identify students who will participate in the research. टीचर अपनी तरफ से उनको सिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसको नॉलेज है सारे बच्चों के बारे में। बिल्कुल ऐसे ही जजमेंट के अंदर क्या होगा, जिसको अच्छी नॉलेज होगी सैंपल के बारे में, that particular person will select the sample। फिर होता है कोटा सैंपल। बेस्ड ऑन फिक्स्ड कोटा, एक पर्टिकुलर अमाउंट के कोटे तक ही जब हमें फिक्सेशन मिल जाती है तो हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि quota could be 100 junior managers and 50 senior managers in a company that will form the sample of the study। मान लीजिए यहाँ पे कोटा है कि हमें सिर्फ 100 जूनियर चाहिए मैनेजर्स और 50 सीनियर चाहिए, तो हम सिर्फ जब तक इस कोटे को फिल नहीं कर देते तब तक सैंपल में लेते रहेंगे, जैसे ही कोटा कंप्लीट हो जाएगा हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होती है, रिसर्चर जो होता है वो approaches an individual with characteristics as per the requirement of the sample, then this individual is asked to further refer individuals with similar मेरे को यहाँ पे ना दिख नहीं रहा है, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो क्या होगा कि आप जो है, आप एक रिसर्चर हो, आप उस इंडिविजुअल के पास जाओगे जिसके पास आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खूबियां हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। फिर आप उससे पूछोगे कि उसको रिसर्च में आना है कि नहीं आना, और अब बेसिकली आप उसको रिसर्च में ले लोगे और उससे ये पूछोगे कि आपके मतलब उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जैसे और जितने भी लोग हैं उनको भी वो बुला लें, ठीक है। तो रिसर्चर में कॉन्टैक्ट पेरेंट्स हैविंग गिफ्टेड चिल्ड्रन, देन मे बी आस्क्ड टू रेफर अदर पेरेंट्स हैविंग गिफ्टेड चिल्ड्रन। मान लीजिए आप एक रिसर्चर और आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर रिसर्च करनी है, आप एक पेरेंट के पास जाएंगे, उनसे उनके बच्चे का कंसेंट ले लेंगे
और फिर क्या करेंगे, आप उनसे ही पूछ लेंगे कि और भी कोई पेरेंट है जिनके पास गिफ्टेड चिल्ड्रन है, फिर उन सबको भी अपने सैंपल साइज में ले लेंगे। ठीक है, ये सारे थे सैम्पलिंग टेक्निक्स। इससे हमने क्या किया, हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया है अपने सैंपल के बारे में। अब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया है तो हम क्या करेंगे, डेटा एनालिसिस। तो हमारा फिफ्थ स्टेप जो है रिसर्च का वो है डेटा एनालिसिस। हमें एनालाइज करना है, समझना है। तो एनालिसिस कैन बी क्वालिटेटिव इन नेचर और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी के हिसाब से, क्वालिटी या खूबियों के हिसाब से आप मतलब अपना एनालिसिस कर सकते हो। डेटा कलेक्शन के लिए अगर आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो आप इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन जैसे डेटा कलेक्शन के मेथड्स को यूज करोगे, क्योंकि आपको क्वालिटी के हिसाब से जो है एनालिसिस करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ज्यादा पर्सनलाइज्ड जो है डेटा कलेक्शन करने वाले हो, ज्यादा आप खुद अटैच होके उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्ट करोगे। अगर आपको डेटा कलेक्शन, अगर आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, मतलब कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में एनालिसिस करना है, तो आप जो डेटा कलेक्शन करोगे उनके बारे में, तो आप वो क्या करोगे, यूजिंग स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ उनको एक पेपर थमाना है, वो अपना सॉल्व करके दे देंगे। आपको पर्सनली उनसे अटैच नहीं होना है, उनसे बात नहीं करनी है, इंटरेक्ट नहीं करना है। क्योंकि आपको यहाँ पे जो एनालिसिस करना है वो स्टैटिस्टिकल नेचर का है या फिर क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड है, क्वालिटी के ऊपर नहीं है। राइट। सिक्स्थ हमारा है जो स्टेप है वो है डिराइव कंक्लूजन एंड मेकिंग जनरलाइजेशन। ये लास्ट है अप्रोक्सीमेटली। सो इसके अंदर क्या करोगे, आप कंक्लूजन निकालोगे, आपका जो रिसर्च का रिजल्ट आया उसका एनालिसिस आपने जो किया सब कुछ, और ना रिजल्ट है उसको जनरलाइज कर दोगे। जनरलाइज मतलब क्या, कि पहले आपने एक सैंपल के ऊपर टेस्ट किया था। अब क्योंकि अगर आपका रिजल्ट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ जाता है, फिर जो भी रिजल्ट आता है आप उसको पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हो, उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में डाल देते हो। तो जनरलाइजेशन का मतलब इसी को हम कहते हैं। तो स्टेप्स पर लेते हैं। रिजल्ट फ्रॉम सैंपल इज जनरलाइज्ड टू द पॉपुलेशन। जो सैंपल का रिजल्ट आया उसको पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में। फिर हम रिपोर्ट द फाइंडिंग्स, जो भी आपका रिजल्ट आया है उसको हम क्या करेंगे, पब्लिश करा देंगे। एक तरीके से क्या करा देंगे, पब्लिश करा देंगे, क्योंकि आगे जाने वाले इन फ्यूचर देर आर चांसेस के फ्यूचर वाले जो रिसर्चर है अगर वो सेम टॉपिक के ऊपर या सेम आइडिया के ऊपर काम करेंगे तो वो आपके रिसर्च का थोड़ा सा हेल्प लेके आपकी फाइंडिंग्स को समझ लेंगे और फिर अपनी रिसर्च को स्टार्ट करेंगे। सो रिपोर्ट द फाइंडिंग्स मतलब कि पब्लिश करा दो अपनी फाइंडिंग्स को, अपनी जो रिजल्ट आया है उसको, फॉर अदर फ्यूचर रिसर्चेस, एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। ठीक है, तो आप उनके लिए अपना काम जो है पब्लिश करा दोगे। अब ये एक जो है डायग्राम है जो आपके हैंडबुक में था, कि अगर हम रिसर्च प्रोसेस को समझें तो आपको यहाँ पे जो है एक ऐसे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है जो ऊपर से ब्रॉडेंड है, फिर बीच में एक पॉइंट पे मिलता है और फिर जाके फिर खुल जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, आप जनरल ब्रॉड रिसर्च आइडिया तैयार करोगे, एक पूरा रिसर्च, एक जो जनरलाइज्ड आइडिया तैयार करोगे रिसर्च के लिए। फिर स्पेसिफिक में क्या होता है कि अब यहाँ पे क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा अपने आप को प्रिसाइज कर देना है, तो स्पेसिफिक वेरिएबल्स आर सिलेक्टेड। आपके रिव्यू के हिसाब से आप जो है सिलेक्शन करोगे और स्पेसिफिकनेस की तरफ चलोगे। फिर जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उन स्पेसिफिक वेरिएबल या स्टिमुलाई या सैंपल के ऊपर आपने जो रिजल्ट निकाला, फिर आप उसको जनरलाइज कर दोगे, मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये आप डायग्राम वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो आज के सेशन में गाइस इतना ही था, एंड आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे, एंड आई होप वी वुड बी मीटिंग वेरी सून विद अनदर सेशन, and let's like keep on learning, studying and growing. Thanks a lot guys. Do like, subscribe and share the channel for encouraging me to post more sessions and for your welfare also. Okay, you can join my Telegram channel, and that's all for today. Bye bye, take care.